हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सौरभ इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपके साथ आया हूं ज्ञान सागर एडुटेक में, जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। आज 2026 में जो बच्चे 10th का एग्जाम, इस समय 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट लेक्चर्स आज आपको ज्ञान सागर एडुटेक के इस चैनल पे मिलने वाले हैं, जिनमें सभी बच्चे जो भी अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं अपने इस बोर्ड एग्जाम्स में, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं सौरभ आप लोगों के साथ डील करूंगा फिजिक्स के उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और सारे लेक्चर्स मैं आपके साथ यहां पे कवर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, है ना। एक छोटा सा डाउट रहता है इलेक्ट्रिसिटी में, बच्चे मतलब वैसे बहुत इजी रहता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन अगर मैं आपके पास इस शब्द के बारे में बात करूं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, चलिए इसको समझते हैं यहां से, है ना। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी बात शब्द के बारे में बात आती है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में, हर एक बच्चे का सबसे पहला जो टॉपिक बच्चे को समझना होता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। उसको क्या कहा जाता है? चार्ज। अब सवाल यह है कि भैया चार्ज होता क्या है, चार्ज कहते किसे हैं, ठीक है। अब मैं बच्चों से नॉर्मली सवाल पूछता हूं कि बेटा व्हाट इज चार्ज, तो बच्चे का जवाब देते हैं सर नेगेटिव, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और उसका मास कह दिया, ये सब चीजें। पर सवाल यह है कि चार्ज है क्या, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल से जल्दी इस लेक्चर को आपके साथ एक शॉट में कवर करेंगे हम इसको। तो सब बच्चे ध्यान से शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जो बहुत बेसिक से स्टार्ट होंगे और आगे तक चलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं चार्ज से। चार्ज क्या है? सबसे पहले अगर मैं आपसे सवाल पूछूं चार्ज क्या है, तो क्या आप डिफाइन कैसे करोगे, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ड्यू टू विच it behaves differently in an electric and magnetic field, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, आप जस्ट सोच के देखना एक छोटी सी बात को, कि सोचो यहां पर एक लकड़ी दे रखी है आपको, वुड, ठीक है, और यहां पर आपको एक मेटल की रॉड है, लेट्स से आयरन की रॉड है, ठीक है, और मेरे पास यहां पर एक स्विच बोर्ड है इस तरीके से। अब मैंने क्या करा, मैंने इस वुड की लकड़ी को इस स्विच बोर्ड में डाला और बटन ऑन कर दिया। क्या आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा भैया। लेकिन अगर आपने इस आयरन की रॉड को इसके अंदर डाला, अब आपने उसको पकड़ लिया, तो भैया फिर तो खबर ही आएगी, आप भी जानते हो इस बात को, है कि नहीं। तो अंतर किस चीज का था? जो मेजर डिफरेंस था वो था किस चीज का? वो डिफरेंस था द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ मेटेलिक सरफेस, है ना। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अब देखो आप इस आयरन की रॉड को मैग्नेट के बीच में रख दो, अट्रैक्ट होगी, रिपेल होगी, कुछ तो होगा, लेकिन अगर इस वुड को रखोगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग बिहेव करता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो ये रही आपके सामने डेफिनेशन। अब इसके बाद हम जहां पे आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, अगर चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अब हमें बताया गया कि चार्ज भैया दो प्रकार के हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन, जिसमें एक को पॉजिटिव कहा गया, एक को नेगेटिव कहा गया। तो चार्ज के बारे में आपको ज्यादा जानकारी करने की जरूरत होती नहीं है। अगर हम सीधी सी बात करें, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड कूलम्ब, ठीक है। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। और चार्ज पे मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का। वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात की जाए, तो दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। जबकि प्रोटॉन के मास की बात की जाए, तो दैट इज 1.627 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। बेटा ये चीजें ना आपको याद करनी कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि यहां से आपको न्यूमेरिकल फेस करना पड़ता है, और खासकर चार्ज के बेस पे जो न्यूमेरिकल फेस करना पड़ता है। वैसे देखो सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए तो चार्ज पे वो ज्यादा क्वेश्चन देता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो देखो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उस चीज पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अच्छा देखो प्रॉपर्टीज आपने क्या क्या पढ़ी है, देखो वही बच्चों वाली प्रॉपर्टी है, क्या लाइक चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे, लाइक चार्ज रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज क्या करेगा? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या पढ़ाई गई? द चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही पढ़ा है हमने।
और तीसरी एडिटिव प्रॉपर्टी, वैसे हम इनके बारे में एडिटिव और इनवेरियंस नेचर पढ़ते नहीं है 10th क्लास में, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं जहां पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाट इज क्वांटाइजेशन, सुना तो बहुत है इसके बारे में, लेकिन क्वांटाइजेशन होता क्या है। अब मैं बच्चों से पूछूं तो बच्चे कह देते हैं सर Q इक्वल टू एनी, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। लेकिन वो तो ठीक है भैया, फॉर्मूला तो सभी पता लगा लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। क्वांटाइजेशन है क्या चीज, मैं एक बहुत सरल शब्दों में आपको समझाता हूं क्वांटाइजेशन क्या है। आप सोच के देखो, आप एक आधे किलो चावल खरीदने गए, आधे किलो आटा खरीदने गए, आधे किलो चीनी खरीदी जा सकती है, 1.25 किलो, आधा किलो, पौने किलो, 3 किलो खरीद सकते हैं, 3.5 किलो खरीद सकते हो। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है आपने दुकानदार को जाके बोला कि भैया मुझे आधी चॉकलेट दे दो, मुझे आधी चॉकलेट चाहिए, या मुझे आधा क्रीम रोल चाहिए, मुझे आधी टॉफी चाहिए, नहीं हो सकता ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप डिवाइड करके नहीं खरीद, आप ये नहीं बोलोगे 1.5 चॉकलेट दे दो, 1.5 क्रीम रोल दे दो, 2.5 क्रीम रोल दे दो, नहीं, 2 3 4 5 क्रीम रोल होंगे, 2 3 4 5 चॉकलेट होंगी। क्लियर है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 200 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2.5 नहीं हो सकते। आई बात समझ में। एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 3 4 5 इंफिनिटी तक हो सकते हैं, लेकिन 2.5 3.5 पौने 3 4.25 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास मौजूद नहीं होते। और चार्ज की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, जिसमें अगर आप देख रहे हो इस फॉर्मूले को Q इक्वल टू एनी, तो यहां पर n क्या होता है बेटा, n होता है आपके पास 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू कभी 1.5 नहीं हो सकती, 1.3 या 1/2 नहीं हो सकती कभी भी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब आप चार्ज को समझ जाते हैं तो चार्ज के बाद दूसरी चीज जो हम बच्चे को समझनी होती है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना होता। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल से इतनी सी बात आपको समझनी है कि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका जवाब क्या होगा, द फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, दैट्स इट। कोई दिमाग खराब करना ही नहीं है, बात ही खत्म। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा पूरी मेहनत करके भी जाओगे तो आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अदरवाइज आप इंटेलिजेंट कहलाओगे। ठीक है, F अपॉन क्यू नॉट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको यहां से आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, और यहां से भी आने के चांसेस आपके नेग्लिजिबल है, यानी कि 100 में से 0.0009%। ठीक है, इतना परसेंटेज चांस है जो यहां से क्वेश्चन बैठ जाए आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये आपको पता होना चाहिए भैया, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम्ब, ये याद होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो अगली टॉपिक आता है आपके पास वो आता है आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। अगर मान लो मेरे पास यहां पे एक चार्ज है Q, ठीक है, और ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें। ठीक है भाई, तो हमने क्या करा, लेट्स से मैं यहां पे आपको बोल देता हूं, ये हमारे पास चार्ज है। अब मेरे पास एक माइन्यूट चार्ज रखा हुआ है इंफिनिटी पे, लगभग यहां पे एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल रखा है Q नॉट। अब क्या ये Q नॉट इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या ये जो Q है भाई, इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पे खत्म हो जाता है ना, इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे खत्म हो जाता है, तो क्या उस Q पे या फिर इन दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन देखने को मिल सकता है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये इंफिनिटी पे है। वो अब यही बात है ना, पूरा देहरादून मेरा घर थोड़ी है कि नहीं, माना कि मैं देहरादून में रहता हूं, लेकिन मेरे घर का एक क्षेत्र होगा ना। आप कब कहोगे आप अपने घर के अंदर हो भाई, उसके एक चार दीवारी होगी, उसका एक गेट होगा, उसका एक एग्जिट पॉइंट होगा, एंट्री पॉइंट होगा। जब आप उसको क्रॉस करोगे या उसके अंदर जाओगे या उस पर खड़े होगे तभी तो आप कहोगे आप अपने घर पे खड़े हो। ऐसा थोड़ी कि आप दिल्ली में रहते हो तो भाई दिल्ली में कहीं पे खड़े हो तो अपना घर है, ठीक है, वो वाली बात नहीं होगी, है कि नहीं। तो सिमिलरली तो वैसे ही क्या है, जब मैं इस पॉइंट को टच करूंगा तब मुझे इस चार्ज पर अट्रैक्शन और रिपल्सन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब होता क्या है यहां पे, अब मान लो मैं इसको उठा के यहां से लेकर यहां तक ले गया, मान लो मैंने इसको Q को इंफिनिटी से उठाकर कहां तक ले गया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसी वर्क को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप इसे प्यार से बोल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलूंगा मैं इसे, द वर्क डन in bringing a charge from
infinity to the point in an इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में? किसी चार्ज को इंफिनिटी से लेकर कहां पे ले जाना है मुझे, उसे इंफिनिटी से लेकर कहां तक लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है। तो जब मैं उसको यहां से लेकर यहां तक ले आऊंगा, इंफिनिटी से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले आऊंगा, तो इसको करने में जो कार्य मेरी एनर्जी वेस्ट हुई, उसी एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा सर, इसका ऐसा यूनिट होगा जूल। जूल क्यों होगा सर? भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, वर्क डन है, वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है मान ले। सही है सर। चलिए अब यहां पर एक शब्द और निकल के आता है, जैसा कि आप टॉप पे देख रहे हो हेडिंग। सर ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप शॉर्ट में समझो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, दैट इज V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल। तो अगर आप इसके ऐसा यूनिट बनाने की कोशिश करोगे तो देखो क्या बनेगी भाई, वर्क यानी कि जूल, चार्ज यानी कि कूलम, हो गया हमारा काम खत्म। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जूल पर कूलम, या फिर आप इसे वोल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक सवाल और बनता है ना कि 1 वोल्ट कितना होता है? 1 वोल्ट कितना होता है? 1 जूल पर कूलम्ब के बराबर। 1 वोल्ट कितना हुआ? 1 जूल पर कूलम्ब के बराबर। ठीक है, यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाने में जो 1 जूल वर्क डन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। बोल सकता हूं वैसे, सिंपल सी लैंग्वेज डेफिनेशन बन जाएगी आपके लिए। डन। तो ये कंसेप्ट रहा किसका? पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल भी आपको समझ में आया, ऐसा करता हूं। ठीक है, अब यहां से जल्दी से आगे क्विकली हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T। अगर आप यहां से समझो तो एक सिंपल सी बात क्या समझ में आती है, वो क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल, दिमाग ही खराब करने वाली बात नहीं है। क्या बोलूंगा मैं इसे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह तक गए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा ये मेरे पास एक बैटरी है और यहां पर मैंने एक रेजिस्टर के रूप में एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। भाई यहां से नेगेटिव है या पॉजिटिव है? यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से आगे की तरफ जाएंगे, इस तरीके से। जब वो इस रेजिस्टर से होते हुए फाइनली कहां पहुंचेंगे? इस जगह पे पहुंचेंगे। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव से पॉजिटिव था। अब देखो करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा उसके विपरीत दिशा में बहता है। तो हम क्या लिखेंगे? देखो I इक्वल टू Q अपॉन T। अच्छा, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक करंट पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। कैसे? भाई मैंने अभी आपको बताया I इक्वल टू Q अपॉन T, और एक फॉर्मूला अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा Q इक्वल टू NE। तो देखो इससे क्या पता लगता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इलेक्ट्रिक करंट भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक करंट सामान्यतः देखा जाए तो एक तरह का अनुपात यानी कि रेशियो होता है। रेशियो कैसे होता है इसको मैं आगे अभी समझाता हूं। ठीक है, तो अगर आपके पास, हमने बोला एक सिंपल सा सवाल मैं आपको बोलता हूं। सवाल देखो क्या है, मैंने बोला इफ 4 कूलम्ब चार्ज flows through the circuit in 10 seconds, then find the electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट का मान कितना होगा? ठीक है,
क्या हुआ देखो सिंपल, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू कितना बोला मैंने 4 कूलम, समय दिया 10 सेकेंड, तो 2/5 दैट इज 0.4 एम्पियर। ठीक है सर, ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा यहां पे, है ना। अब देखो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट इज एम्पियर। ठीक है, और इसका अगर हम देखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ना सवाल पूछा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करो। अगर आप यहां पे देखोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो मैंने बोला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सवाल बोलूं व्हाट इज 1 एम्पियर, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट इन 1 सेकेंड। जब किसी परिपथ यानी कि सर्किट में से 1 कूलम्ब आवेश यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में निकलता है, तो उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं। व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। डन है, तो ये हुआ हमारे पास किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब यहां से हम जल्दी से मूव करते हैं किस पे, ओम्स लॉ पे, है ना। ओम्स लॉ क्या है बेटा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास का ओम्स लॉ। देखो गारंटी है यहां से आपको न्यूमेरिकल या थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है, ये तो 110% आप मान के चलो। ओम्स लॉ बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द potential difference across the terminals of the battery is directly proportional to the current flowing through the circuit, this is called Ohm's law। कहने का सेंस है कि भैया जितनी ज्यादा बैटरी होगी उसमें से उतना ज्यादा करंट निकलेगा, साफ सीधा लॉजिक है। देखो आपके पास मोबाइल वाली बैटरी होती है 5-10 एम्पियर निकलता है, करंट कितना निकलता है 1.5 एम्पियर, 0.5 ऐसी कुछ होता है। बैटरी जितनी बड़ी होगी उसमें से करंट उतना ज्यादा निकलेगा, सिंपल सा लॉजिक है। ओम्स लॉ यही बात तो समझाता है भाई। ओम्स लॉ क्या समझा रहा है कि भैया अगर आपके पास वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका। ठीक है, दिस इज द वोल्टेज और करंट ग्राफ, दैट इज ओम्स लॉ। इसको क्या कहा जाता है, ओम्स लॉ। ठीक है भैया। अच्छा, यहां पे ये जो एंगल आप देख रहे हो, है ना, अगर इस एंगल की मदद से निकाला तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन आई, है ना। ये होता है ओम्स लॉ का स्लोप, यानी कि VI ग्राफ का जो स्लोप होता है उसे यहां से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ये ग्राफ ध्यान से देख लीजिएगा और ये डेफिनेशन ध्यान से देखना, और यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं बेटा, सबको पता है ना क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं R। ठीक है, और वापस क्या आ जाता है वहां पे I। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन V इक्वल टू आई R, दिस इज द रिलेशन V इक्वल टू आई आर। आर क्या है, आर के बारे में बात करते हैं, फिलहाल आप पहले ओम्स लॉ को ध्यान से देख लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, ओम्स लॉ क्लियर होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के दिमाग में। डन है सर, ओके। ओम्स लॉ के बाद जैसा कि आपको मैंने कहा कि अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। देखो तो रेजिस्टेंस क्या है, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो हर एक बच्चा क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो खेले कूदे, है ना, घूमे फिरे, दोस्ती यारी करे और गर्लफ्रेंड बनाए, इधर उधर जाए, मस्ती करे, मतलब है ना, हर एक बच्चा चाहता है। लेकिन उसके जीवन में रुकावट क्या है कि भैया पढ़ना है, जीवन में कुछ बनना है ना। अब कुछ बनने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, माँ बाप की डांट खानी पड़ेगी, दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, दोस्ती यारी छोड़ के बोर्ड के पेपर में ध्यान देना पड़ेगा, सौरभ सर का लेक्चर देखना पड़ेगा, ज्ञान सागर एजुटेक के चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सक्सेस होने का यही तो तरीका है हमारे पास। अब ये क्यों करना है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमें सक्सेस होना है, सीधा सा नियम ये रहा। ठीक है, दिस इज ऑल इज, ये पूरा अगर एक साथ मिला के देखा जाए, इट इज द रेजिस्टेंस टू योर एंजॉयमेंट। वही है ना, आज मस्ती करोगे तो कल भुगतना पड़ेगा, है कि नहीं भाई। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, उसी प्रकार से करंट के साथ भी होता है। अगर करंट, देखो करंट कैसे फ्लो करता है, आप सोच के देखो, अगर आपको स्विमिंग पूल में तैरना है, तो पानी की वजह से आपको दिक्कत होती है भाई, पानी को धक्का मारोगे तभी तो स्विम करके आगे जा पाओगे। मैं पानी हटा दूं, अब तैर पाओगे नहीं। अच्छा,
आसमान में चिड़िया उड़ती है, वो हवा को नीचे धक्का मारती है तभी तो ऊपर की तरफ जाती है, होता है ना ऐसा। मैं हवा हटा दूं, वैक्यूम क्रिएट कर दूं, क्या आप चिड़िया उड़ पाएगी, एरोप्लेन उड़ पाएंगे, नहीं उड़ पाएंगे। तो आप एक चीज समझ रहे हो, जो एयर है वो एक तरह का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके बिना चिड़िया नहीं उड़ सकती, उसके बिना हम समुद्र में तैर नहीं सकते। पानी हटा दोगे तो नाव तैर नहीं सकती, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। वैसे ही किसी भी सर्किट में करंट को रोकने का मतलब यह नहीं है कि हम करंट को आगे नहीं जाना देना चाहते, हम करंट को आगे जाने देना चाहते हैं, लेकिन उसके जाने के लिए उस रेजिस्टेंस का होना कंपलसरी है। वैसे ही आपके साथ हम नहीं चाहते कि आपका एंजॉयमेंट रुके, हम चाहते हैं कि आप भी फ्रीडम, आप भी मस्ती करो, लेकिन इस एंजॉयमेंट को लॉन्ग टर्म तक आप एंजॉय करो। ऐसा नहीं है ना कि 15-20 साल तक एंजॉय किया उसके बाद फिर सोच रहे हैं आप क्या करें। हम चाहते हैं कि आप बहुत लंबे समय तक इसको एंजॉय करो। उसके लिए क्या है, आपको साथ में रहना पड़ेगा, आपको रोज लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, हर एक डाउट क्लियर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना पड़ेगा कि सर ये टॉपिक नहीं आया, हमें इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। इस तरीके जब आप इस रेजिस्टेंस को फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म तक एंजॉय कर पाओगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट के साथ होता है। तो अगर करंट को हम चाहते हैं कि वो फ्लो बनाए रखे, तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट के पथ में आने वाला अवरोध, यानी कि भाई विद्युत धारा जिसे बोला जाएगा, विद्युत धारा के पथ में आने वाले अवरोध को क्या कहा जाता है, अवरोधक यानी कि रेजिस्टेंस कहा जाता है। समझ में आया। अब रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि उसकी जो मोटाई होगी वो जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। ठीक है सर, तो हम क्या लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और यहां से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू, यहां से आ जाता है रेजिस्टिविटी L अपॉन A, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखो यहां से सवाल देखो, न्यूमेरिकल भी बनता है, न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, पहले थ्योरी वाला पार्ट को समझना। सवाल आपसे पूछा जाता है ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो रेजिस्टेंस किन किन कारकों पे निर्भर करता है, जिसमें सबसे पहली चीज रेजिस्टेंस जो होता है वो समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ के, यह समानुपाती होता है धातु की लंबाई के। दूसरी बात, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अनुप्रस्थ काट के। किसके अनुप्रस्थ काट, जो भी धातु होगी उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां पे हमारे पास रिलेशन आ गया ये। अच्छा, तीसरी चीज और है, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बट हम देखो इसका रिलेशन में यहां पे लिख नहीं सकते। देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, R0 1 प्लस अल्फा टी। अब ये रिलेशन आपके पास है नहीं, है ना, ये आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं उसको समझना। देखो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, वो कैसे होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये आपको 12वीं में बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। जब आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको वहां पे इस चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा कि टेम्परेचर के बढ़ने घटने से अवरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है सर, चलिए, तो रेजिस्टेंस 4 बातों पर निर्भर करता है कुल, वो 4 बातें मैं आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं, और सारे बच्चे इस लाइन को रट्टा मार लेना। यहां से देखो ये क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ठीक है, पहली चीज, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तीसरी चीज, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और चौथी चीज जो है वो आपके पास वो है रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। देखिए 4 अलग अलग रंगों का आपके लिए इस्तेमाल करा ताकि आपके जीवन में रंग हमेशा बने रहें। ठीक है भैया,
तो ये चार रंग, चार अलग अलग बातें आपको समझा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो हर एक बच्चे को ये चार बातें रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। नाउ यहां पे एक शब्द निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी देखो बहुत अच्छी चीज है, इसने ज्यादा परेशान नहीं करा बच्चों को, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट टर्म, इट इज ए कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी which depends upon nature of material only, ठीक है। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि भैया तुम लेंथ बढ़ाओ, तुम एरिया बढ़ाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया बट प्रॉपर्टी मतलब आयरन है तो आयरन ही होना चाहिए और एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ही होना चाहिए। तुम मटेरियल चेंज मत करना, मैं नहीं बदलूंगी, ना मैं तुम्हें परेशान करूंगी ना तुम मुझे परेशान करना। साफ और सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या कहती है कि तुम्हें लेंथ बढ़ानी है बढ़ाओ, तुम्हें एरिया बढ़ाना है बढ़ाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं कांस्टेंट थी, हूं और रहूंगी। हां, अगर तुमने मटेरियल चेंज कर दिया तो फिर मेरे को मत कहना, तब मैं भी बदल जाऊंगी, साफ सीधी बात है, ठीक है। तो यह है रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट। डन। तो अगर हम यहां से इसको एक चीज, एक छोटी सी बात बता देता हूं। रेजिस्टेंस क्या था? रो एल अपॉन ए। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? इज ओम। इसका सिंबल होता है ओम, ठीक है। जबकि रेजिस्टिविटी को अगर मैं यहां से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर ए अपॉन एल। तो इसका एसआई मात्रक यानी कि इसके एसआई यूनिट बनती है ओम मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ ओम। ये दोनों बातें मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को और आगे समझने से पहले हमें एक छोटी सी बात समझनी होती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहता है, ठीक है। देखो रेजिस्टर्स को दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल, ठीक है। मैं दोनों चीजें आपको जल्दी से समझा रहा हूं, सीरीज और पैरेलल क्या होता है, ठीक है। सीरीज में हमने क्या करा, हमारे पास रजिस्टर, देखो रजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है। हमने ये रजिस्टर लगाए सीरीज में, इनको नाम दे दिया R1, R2 और R3। और वहीं पे मैंने आपसे कहा कि हमने रजिस्टर्स लगाए पैरेलल में। इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने इनको नाम दे दिया R1, R2 और R3। अब भैया देखो आपको बहुत सिंपल से कुछ बातें बता रहा हूं मैं आपको इनका रट्टा मारो चाहे समझो। देखो सबसे पहली चीज सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है इस तरीके से, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपके पास 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। यह है आपके पास यहां पे रिलेशंस दो, ठीक है। अच्छा, सीरीज में करंट कभी डिवाइड नहीं होता, करंट डज नॉट गेट चेंज्ड और डिवाइड, ठीक है। बट पोटेंशियल चेंजेस, यानी कि R1, R2, R3 का जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन यहां पे पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ठीक है। बट करंट चेंजेस, ठीक है। लेकिन करंट जो होगा वो चेंज होगा। तो ये तरीका होता है इनको याद करने का, ठीक है। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता और पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होती। तो ये चीजें आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। यहां से आपके पास क्वेश्चन आता है, मैं पहले आपको ये भी समझा रहा हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे अभी मैं आगे समझा रहा हूं, आगे भी पढ़ेंगे हम इस चीज के बारे में, ठीक है। यहां के बाद एक छोटा सा लास्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और उसके बाद हम यहां से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे। देखो दो ही चीजें हैं, अब वो क्या है, एक तो है पावर जो कि बहुत सिंपल सा है, कोई दिमाग खराब करने वाली चीज नहीं है, और दूसरा है आपके पास जूल सेटिंग इफेक्ट जो अगेन बहुत सिंपल सा है। और आपको यहां से क्या पढ़ना है मैं आपको यह भी बता दूंगा, ठीक है। जूल सेटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है सर। अब यहां समझिए ध्यान से,
सबसे पहले पावर की बात करते हैं। देखो पावर होता है P इक्वल टू VI, दैट इज वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। एक तरीका ये होता है, एक तरीका होता है हमारे पास, देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास दो, अब देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो दैट्स वाई पावर का एक फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R और एक होता है V स्क्वायर अपॉन R। अच्छा, इनको यूज कहां कहां पे करते हैं, देखो इसके बारे में भी आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप इसको लेके परेशान मत हो कि V स्क्वायर R कब यूज करना है, I स्क्वायर R कब यूज करना है, ठीक है। ये अभी आपको ज्यादा दिमाग खराब करने वाली, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आगे जाके आपको बताया जाएगा कि सीरीज में ये है, पैरेलल में ये है, कॉम्बिनेशन की यहां पे वो पर्टिकुलर होता है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत सिंपल होगा और मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं इन फॉर्मुलों से, ठीक है। वहीं पर अब बात करते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट की। देखो पावर के बारे में बस इन फॉर्मुलों को याद कर लो। पावर का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक है। तो फालतू दिमाग खराब करना ही नहीं है अपना, बिल्कुल भी सरदर्दी मत पालना अपने ऊपर, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां से हम जूल हीटिंग इफेक्ट को समझते हैं जल्दी से। जूल हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है हमसे कि जितना ज्यादा करंट सर्किट में होगा, हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सर्किट में जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, हीट उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और जितने ज्यादा लंबे समय तक आप उसका प्रयोग करोगे, हीट उतनी ज्यादा होगी। यानी कि जूल हीटिंग इफेक्ट आता है I स्क्वायर आर टी, दिस इज कॉल्ड जूल हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, जूल हीटिंग इफेक्ट से देखो न्यूमेरिकल तो आपको करने हैं, ये बात तो तय है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनकी एप्लीकेशंस, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, आप प्लीज अपनी कॉपी खोलिएगा, किताब खोलिएगा और वहां पर इसके कम से कम 2 से 3 एप्लीकेशंस याद करके जाइए, क्योंकि एप्लीकेशन के बेस पे एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी होती है, ठीक है सर। चलिए अब आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। जैसे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो क्या होगा भैया, सिंपल है, इसमें तो दिमाग खराब करने वाली बात ही नहीं है कोई। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, खत्म, ठीक है। अब देखो एक नंबर का क्वेश्चन है ना, एक नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिख के आगे खत्म हो गया आंसर, नहीं नहीं नहीं। अगर आपको नंबर चाहिए, रिस्क मत लो इसमें। इसका देखो, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पेयर, पूरा लिख के आओ, ठीक है। रिस्क मत लो। देखो टीचर कहां नंबर काटेगा, जब बोर्ड की कॉपी चेकिंग होता है वहां पे छोटी छोटी बारीकी गलतियों में नंबर कट जाते हैं, तो कोई पंगे लेने ही नहीं है। ये रहा मेरा आंसर, 1 नंबर का आंसर है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई माइका लाल इसमें 1 नंबर से कम देके दिखा दे मेरे को अब, ठीक है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, सिंपल, ठीक है, दैट इज कूलम्ब, ठीक है। लेकिन वही चीज सिर्फ कूलम्ब लिख के नहीं आएंगे, ठीक है। देखो मुझे भी पता है और आप भी जानते हो आंसर के नंबर मिल जाते हैं, पंगे क्यों ले, जब मुझे आता है मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत खराब करो। Q इक्वल टू एन लिख दो या Q इक्वल टू आई टी लिख दो, इतना सा फॉर्मूला लिखने में आप भी जानते हो आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, लिखने के नंबर मिले ना मिले, ना लिखने के कट जरूर सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। लिखने के नंबर मिले ना मिले, ना लिखने के कट जरूर जाते हैं, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना, मुझे 100% चाहिए तो मैं अपना भी 100% दूंगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अगेन व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम, ठीक है। क्या होगा, R इक्वल टू V अपॉन I, खत्म। अब बताओ इसमें कोई बहुत बड़ा काम किया हमने, नहीं, 1 नंबर हो गया, फिर खत्म। नेक्स्ट, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, बताओ भाई कौन सी डिवाइस है। अब इसमें तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते ना भाई, इसमें तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एम्पेयर कर सकते हैं, ज्यादा से आप सर्किट डायग्राम बना सकते हो, और क्या करोगे, है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल कंडक्टर, एक आइडियल कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। भाई आइडियल कंडक्टर बोलते हैं उसे इसलिए, कंडक्टर का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, उसमें रेजिस्टेंस 0 होगा तभी तो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा, हाँ या ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, राइट द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, क्या बात है, देखो खत्म, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, देखो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस तीनों के बीच में रिलेशन आ गया। व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल, चलिए भाई बताइए, बताओ भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस के क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो जो नया वाला रेजिस्टेंस होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। लेंथ डबल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो करके दिखाना है तो यहां देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, इसमें ज्यादा सरदर्दी नहीं करनी,
R1 इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला होता है R2 इक्वल टू रो 2L अपॉन ए, यही तो होगा ना। लेंथ को डबल कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर दो आप, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/2। तो R2 कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ R1, हो गया खत्म, मिल गया एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स, है ना। हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, देखो आप किसी भी एलॉय का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एक हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट का। हीटिंग एलिमेंट देखो, आप हीटर होता है ना, हीटर, हीटर में किस एलिमेंट का यूज करोगे, अब वहां पे आप नाइक्रोम वायर का यूज कर सकते हो, टंगस्टन का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ठीक है, तो दैट कैन बी यूज फॉर आपका मेकिंग हीटिंग एलिमेंट। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 वोल्ट। तो याद है मैंने आपको बताया था कि V इक्वल टू W अपॉन Q, तो मैंने बोला था 1 वोल्ट कितना, 1 जूल पर कुलाम, बताया था नहीं बताया था मैंने आपको। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो क्या करूंगा, देखो क्या क्या होगा, when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb charge is called 1 volt, ठीक है, 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge is called 1 volt। क्लियर है सर। नेक्स्ट, इज इलेक्ट्रिक करंट स्केलर और वेक्टर। चलो भैया, अब इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर देखो, जो बच्चे इस समय मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, जिसने शुरू से देखा है, वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में छोड़ेगा, ठीक है। इससे मेरे को भी लगेगा कि हाँ भाई तुम लोग देख रहे हो और आप लोगों के आगे वाले लेक्चर्स पे भी उतनी जोर से पूरी टीम मेहनत करेगी। डन है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है भाई, साफ सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे जल्दी से। क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन आपको दिया है, डिफाइन रेजिस्टेंस ऑन विच फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स। लो भैया, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया और मटेरियल हो गया, नेचर ऑफ द मटेरियल हो गया। तो 4 फैक्टर्स हो गए, देखो कहा था ना क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास, राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर एंड द स्टेट इट्स एसआई यूनिट। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, P इक्वल टू VI, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, दैट इज वॉट। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट, ठीक है, 1 वॉट। तो हम इसे लिख सकते हैं। अच्छा, पावर का एक फॉर्मूला ये भी होता है बेटा, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूं द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो हम अगर वॉट को डिफाइन करें तो वॉट को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं आसानी से कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, जब 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं 1 वॉट। डिफाइन कर सकते हो आप ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, What is an electric circuit? Electric circuit is the combination of different electrical constituents. Like कैसे कैसे constituents कौन कौन से हो सकते हैं भैया, रेजिस्टर हो सकता है, एमीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर हो सकता है, बैटरी या सेल हो सकता है, रियोस्टेट हो सकता है, ठीक है। All these the combination of all these electrical compliances is called इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। ड्रॉ द सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। डन है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज ओम्स लॉ। चलिए भाई, स्टेट ओम्स लॉ, इसका तो आंसर आप जानते हो भैया। देखो जो लेक्चर शुरू से देख रहा है उस बच्चे को पता है कि इसका आंसर क्या है, और नहीं पता तो आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और स्टेट ओम्स लॉ का आंसर ज्ञान एक बार पता लगाइए जल्दी से, ठीक है भैया। तो V इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। डन है। नेक्स्ट, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंजेस विद टेम्परेचर। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। वैसे तो मैंने आपको रिलेशन बताया था इसमें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं यहां पे छोटी सी बात कर रहा हूं। यहां पे देखो ज्यादा तो मैं लिखूंगा नहीं आपके लिए इसमें, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बैठा हूं आपको कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन किसका, सिर्फ कंडक्टर्स का। किसका, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स का, ठीक है। नॉन मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो आपके पास जो सवाल पूछा है इसमें आंसर क्या होगा, द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज। डन है।
बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई मत लिख देना बेटा, रिलेशन ये होता है और इस रिलेशन से आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें आप 11th 12th में जाके पढ़ोगे। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। चलिए भैया, ये बात तो बताने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो 6th 7th 8th क्लास के बच्चों से पूछी जाती है कि भैया कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या फर्क होता है। कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स नहीं करते हैं। कंडक्टर्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर्स के पास नहीं होते हैं। और ऐसी 2-4 प्रॉपर्टीज और याद कर लो। देखो, कम से कम 3 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तभी देखो, नंबर अगर आपको पूरे चाहिए, 2 नंबर पूरे चाहिए, कम से कम 3 प्रॉपर्टीज आपको दोनों की याद करके जाना पड़ेगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई भाई, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम बोल सकता हूं। तो एनर्जी कैन बी रिटर्न एज पावर इनटू टाइम, है ना। तो रिलेशन लिख के आ सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको जूल सीटिंग इफेक्ट अभी बताया था, I स्क्वायर RT, आप ये भी रिलेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट इट्स कमर्शियल यूनिट। व्हाट इज इट्स कमर्शियल यूनिट, दैट इज किलोवाट आवर। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डन है सर। ओके, व्हाई इज अ फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, फ्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। फ्यूज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंशन पा सकें। तो शॉर्ट सर्किट से प्रिवेंट हो सके, या फिर आपने कई बार देखा होगा घरों में सडनली ज्यादा वोल्टेज आ जाती है, जिस कारण से डिफरेंट बर्स्ट हो सकते हैं। आपके जो भी आपने अप्लायंसेस लगाए हैं खराब हो सकते हैं। तो हम लोग फ्यूज इसलिए लगाते हैं ताकि वो जब वहां पे लगे रहें तो वहां पे जैसी वोल्टेज बढ़ेगी वो वहां पे वायर टूट जाएगी, जिसके कारण आगे फर्दर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पॉज हो जाएगा और बाकी के अप्लायंस बच जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द यूज ऑफ फ्यूज। तो आप क्या लिखोगे, टू प्रिवेंट द फर्दर डैमेज ऑफ डिफरेंट अप्लायंसेस। आप सीधे से लिख सकते हो, खत्म, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्यूज। नेक्स्ट, ओके, अब देखिए सेक्शन सी में पहुंचते हैं। सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज गिवन, ठीक है। अब देखो, न्यूमेरिकल्स करते हुए आप लोग क्या ध्यान रखिए। देखो, क्वेश्चन को ना पूरा एकदम से मत पढ़ो। देखो, आप ही के सरदर्दी वाली बात है। मैं आपके लिए सिंपल सी बात बताता हूं। वोल्टेज हमें गिवन है, कितना है, 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, रेजिस्टेंस 6 ओम, आर दे रखा 6 ओम। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। खत्म। तो आई हो गया खत्म, वी अपॉन आर। निकाल लो आंसर। नहीं आया बताओ भाई, यही तो होता है ना, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। परेशान क्यों होना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, गिवन मिल रहा है, लिखते जाओ, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ, अब देखो करंट दे रखा है 2 एम्पियर, एक्यूरेट फ्लोज थ्रू इट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। लो भैया, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। तो निकालना क्या था इसमें, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना था हमें। तो भैया फिर से, अब आप जानते हो भैया, मैं नहीं बता रहा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साफ सीधी बात है भैया, V इक्वल टू आई आर। ओहो सॉरी, मैंने बता दिया कौन सा यूज होगा, है ना। तो अब आप इसका आंसर निकालिए जल्दी से, आर कितना आएगा, ठीक है भैया। ये सारे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए ताकि भाई मुझे लगे कि हाँ भाई ये तुम्हारे काम आया है। और जो बच्चे तुम सीरियस हो, मैं पूरा पीवाई को एक सॉल्व करके आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है भैया। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। लो भाई, करंट दे रखा आपको 0.5 एम्पियर, यहां पे दे दिया है आपको। और आपसे पूछा गया है वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द पावर। पावर, अरे भैया क्या ही बोलूं मैं अब, है। अब बताओ भाई, अब ऐसा सवाल होगा तो फिर मैं भी क्या कर लूंगा। 110 आंसर आ गया, लो भैया, है ना, 110 ही आया ना। मेरी मैथ्स भी खतरनाक है, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो सब बच्चे एक बार देख लो, P इक्वल टू वी आई, खत्म। देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, विश्वास मानो। 10th बोर्ड का ऐसा नहीं है कि तुम बहुत IIT JEE कुछ देने जा रहे हो, नहीं। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको रिलैक्स होके क्वेश्चन को पढ़ना है। थ्योरी आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लो तमीज से, आपको इलेक्ट्रिसिटी से कोई डाउट नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपने इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिरी तक देता है तो बोर्ड के किसी क्वेश्चन को आप इलेक्ट्रिसिटी का तो नहीं छोड़ के आओगे, इसकी गारंटी है मेरी, ठीक है सर। ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। अब यहां देखो, टाइम दे रखा आपको 2 आवर्स, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर। पावर दे रखी है आपको 1000 वॉट। आपको निकालनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है। पावर कितनी 1000 और टाइम कितना 2। अब आपको देखो सिंपल 2000 किलोवाट 2000 वॉट आवर। अब देखो यहां पे आंसर जो आएगा कैसे आएगा,
ये आएगा 2000 वॉट आवर। अब आप इसको कैसे अरेंज करोगे, आप इसको लिख सकते हो 2 किलोवाट आवर। जो भी आप आंसर लिखोगे हमेशा किलोवाट आवर की फॉर्म में चेंज करना मत भूलना उसे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 3 रजिस्टर्स गिवन है, ठीक है। आपको बोला है R1 दे रखा है 2 ओम, R2 दे रखा है 3 ओम और R3 दे रखा है 5 ओम, ठीक है। 3 रजिस्टर्स गिवन है, इन सीरीज आपको बोला गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में मैंने क्या लिखाया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सिंपल हो गया, तीनों तो 5 5 और 10, अरे क्या बात है, 10 ओम इज द आंसर, खत्म, ठीक है। तीनों को ऐड कर दो। देखो जब आप इस लेक्चर को पढ़ने बैठे हो ना तो अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठो, ठीक है, ताकि आप एक एक चीज को बारीकी से नोट डाउन कर सको, ठीक है। अभी देखो बहुत इजी लग रहा है, इजी पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि हम शुरू से इन चीजों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम मतलब लेक्चर को हमने शुरू से देखा है, दैट्स व्हाई चीजें कंफर्टेबल है, ठीक है। जैसे अब मैंने बोला 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम, तो मैंने बोला आपके पास एक रजिस्टर है 4 ओम और दूसरा रजिस्टर है 6 ओम, 2 रजिस्टर से कनेक्टेड इन, अरे क्या बात है, इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको, ठीक है। अब पैरेलल है, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो आप इसको लिख सकते हो 2 + 3/12, दैट इज 5/12, है ना। सो द आंसर विल बी 12/5 और इट कैन बी 2.4 ओम। आ गया भाई, खत्म। कोई ज्यादा मेहनत वाला काम थोड़ी है, आराम से हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि आप में डेडिकेशन है इतनी देर बैठ के लेक्चर को देखने की, क्या एक एक चीज को पढ़ना चाहते हो आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको इलेक्ट्रिसिटी फाइंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, ठीक है, डन। डेज इफ अ डिवाइस ऑफ पावर इन 5, अच्छा टाइम क्या दे रखा है, 5 डेज एंड 5 डेज इफ अ डिवाइस ऑफ पावर, पावर दे रखी है 200 वॉट इज यूज फॉर 4 आवर्स और 4 आवर्स डेली, ठीक है। अच्छा आप समझो 5 दिन तक 4 घंटे जली है, तो यानी कि टोटल कितना जली है, 20 घंटे। टोटल कितना जली है, 20 घंटे जली है ना, 5 दिन तक 4 घंटे, 5 4 20। पावर हमें पता है, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो कितना आ गया भैया 200 इंटू 20। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4000 वॉट आवर, तो यह हो जाएगा 4 किलोवाट आवर, दैट्स द आंसर। खत्म, डन है सर। तो सारे बच्चों को आया समझ में यहां तक, ठीक है। और इसी के साथ अब एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यह है सेक्शन डी, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज दे रखी है आपको 220 वोल्ट पावर सप्लाई, ठीक है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड द पावर कंज्यूम। चलिए भाई बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है पहले तो आप वो निकालोगे, I इक्वल टू V/R हो जाएगा भैया, I इक्वल टू V/R। यहां से आप आराम से करंट निकाल सकते हो और लास्ट में आपके पास फॉर्मूला, देखो पावर निकालने के लिए आप या तो P इक्वल टू V²/R यूज कर सकते हो या पावर इक्वल टू I²R, दोनों में से कोई भी रिलेशन आप यहां पे यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। नहीं आया समझ में, बताओ मुझे। फॉर्मूला बताया ना, जो बच्चे देखो शुरू से लेक्चर देखने का एडवांटेज पता है क्या है, क्वेश्चन देखा फटाक से आंसर आ गया, क्वेश्चन देखा फटाक से आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, शुरुआत से पढ़ना है। और यही चीज आपके ना, अगर बोर्ड में अभी भी अगर आपको नंबर लाने हैं, अभी भी आप नहीं पढ़ा है पूरे साल भर, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सौरभ सर इज देयर, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, ठीक है। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, ये जो 25-30 मार्क्स का आपका जो फिजिक्स का पार्ट बनेगा भैया, 90% अकेले फिजिक्स का मैं आपको लाके दे दूंगा, इसकी टेंशन वाली बात नहीं। बस आप पढ़ो, आप लेक्चर्स को ध्यान से देखो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम 10 ओम एंड 50 ओम आप कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है भैया। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब आपके पास पैरेलल में कनेक्ट है 5, 10 और 15, ये आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। और इसके साथ जो बैटरी कनेक्ट की गई है वो कौन सी है, 30 वोल्ट की। अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये हो गया, पंछी बना उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया की नजर में, ठीक है भैया। ये लो हमारी बैटरी बन गई, ठीक है। ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 30 वोल्ट की, और आपके पास ये दे रखा है 5, 10, 15 ओम,
ये इस तरीके से कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट ड्रॉन। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से निकाल दोगे भैया, है ना? नहीं निकलेगा? बताओ मुझे। आराम से यहां से निकल सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया उसके बाद देखो आप यहां से निकालोगे आई इक्वल टू वी अपॉन आर। होगा नहीं होगा? वोल्टेज हमारे पास यहां से 30 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से मैं यहां से सॉल्व करके निकाल सकता हूं। आई आ गया मेरे पास, खत्म। तो दो ही चीज तो निकालनी थी, एक करंट निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। रेजिस्टेंस निकल गया, करंट निकल गया, हो गया काम हमारा। डन है? नहीं आया समझ में? सिंपल सा कंसेप्ट है। डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने मौजूद है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स 1.2 किलोवाट। पावर दे रखी 1.2 किलोवाट। किलोवाट का मतलब समझते हो ना, है ना? 1200 हो जाएगा ऑफ पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। वोल्टेज दे रखी 220। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन। आपको आई निकालना है, तो देखो आई कैसे निकलेगा? आई इक्वल टू पी अपॉन वी। सबसे पहली चीज ये हो गया। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 मिनट्स। टाइम दे रखा आपको 30 मिनट्स। तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर है आपके पास कितनी? 1200 हो जाएगी। टाइम दे रखा 30 मिनट। तो 30 मिनट को आवर में चेंज करोगे, क्या करोगे भाई? मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 60, है ना? डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो पावर आ जाएगी आपके पास यहां से, दैट इज 600, सॉरी एनर्जी आ जाएगी आपके पास 600 वॉट आवर। ठीक है, 600 वॉट आवर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 0.6 किलोवाट आवर। डन है? तो ये आ गए आपके पास। देखो अब ये जितने भी क्वेश्चंस हमने यहां पे करे, ये देखो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस एक बार प्रैक्टिस करो और फिर कहोगे सर अच्छा लगा क्वेश्चंस का, आपको और क्वेश्चंस चाहिए, डोंट वरी, आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। पीवाईक्यूज में आपको कराऊंगा, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने आप से कितने एफर्ट दे रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखो पेपर आपने लिखने जाना है। ठीक है बेटा? सो आई होप कि यहां तक का आपको जो कुछ भी पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं सौरभ आपको अगले लेक्चर में जल्दी मिलूंगा ज्ञान सागर एडुटेक के साथ, और साथ ही हमारी पूरी टीम इस समय 10th बोर्ड के जितने भी लेक्चर्स है सारे आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान सागर एडुटेक को भी ज्वाइन कर सकते हो, इसके नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे लेक्चर के, और बाकी फर्दर लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।